घनसू की माँ ने 3 रोटी के बचे आटे में 4 रोटियां बनाई और 2 रोटियों के बीच में पुराना आम का काला पड़ चुका अचार रखकर रोटियां घनसू को दे दी। घनसू चांदनी रात में आंगन से होता हुआ मैदान की ओर चल पड़ा। घनसू पर नजर रखने के लिए घनसू की माँ आंगन में उसी मुद्रा में पुनः खड़ी हो गई जिस मुद्रा में उसकी एड़ियां अपनी सारी सीमाओं को तोड़ते हुए जमीन से उठ चुकी थी। घनसू सिनेमा काका के पास पहुंचा तो सूरज आंखें बंद किए हुए सिनेमा के बॉक्स के ऊपर दाहिने हाथ को मोड़कर उसमें सिर रखकर कुछ गुनगुना रहा था। घनसू, सिनेमा काका, ये लो, खाना खा लो। सूरज ने आंखें खोल ली और गुनगुनाना बंद कर दिया। सामने घनसू अपना एक हाथ जिसमें मुड़ी हुई रोटियां रखी थीं आगे करके खड़ा था। घनसू, काका ये लो रोटी, खा लो, अभी गर्म है, नहीं तो ठंडी हो जाएंगी। माँ कहती है कि हमारे यहाँ के अनाज की रोटियाँ ठंडी होने पर अच्छी नहीं लगती। मुखिया के घर की रोटी थोड़ी ना है कि ठंडी होने पर ही नरम ही रहेंगी। सूरज मुस्कुरा दिया। वह समझ गया था कि रोटियों में उपयोग आने वाला अनाज उन्नत किस्म का नहीं है। सूरज, लेकिन घनसू बेटा, तुमने और तुम्हारी माँ ने इतनी तकलीफ क्यों की? मैंने तो साथ में लाया हुआ सत्तू घोलकर खा लिया था जिससे अब मेरी भूख कम हो गई है। घनसू, कम ही हुई है ना काका, खत्म तो नहीं हुई। सूरज मुस्कुरा दिया। ठीक है बेटा, अब ले आए हो तो लो, खा लेता हूँ। सूरज ने रोटियां ली और खाना शुरू कर दिया। सूरज खाना खाता हुआ बोला, बेटा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? वैसे यहाँ ज़्यादातर खेतों में काम करने वाले लोग ही मैंने देखे हैं। पिताजी का नाम सुनकर घनसू कुछ असहज सा हो गया। सिनेमा काका, मेरी माँ राह देख रही होगी। कहते हुए घनसू ने वापस अपने घर की ओर दौड़ लगा दी। सूरज कुछ बोलते बोलते रह गया। वह समझ गया था कि उसने कुछ गलत प्रश्न कर दिया है। रात के 9:30 बज चुके थे। घनसू की माँ रसोई का काम निपटाकर घनसू को सुलाने के लिए उसके बगल में लेटी उसके सीने में हल्की हल्की थपकी दे रही थी। घनसू, माँ पिताजी कब आएंगे? घनसू की माँ घनसू के मुंह से अचानक पिताजी का नाम सुनकर कुछ क्षणों के लिए निःशब्द हो गई। उसके थपकी दे रहे हाथ भी थम गए। अचानक तुझे पिताजी की याद कैसे आ गई? रात हो गई है, चल सो जाओ। घनसू की माँ ने थपकी देना पुनः प्रारंभ कर दिया। घनसू, लेकिन माँ, मैं जब भी पूछता हूं तो तुम यूं ही टाल देती हो। मैंने तुझसे कहा तो था ना कि वो शहर गए हैं। मुझसे कह गए थे कि जानकी, मुझे घनसू के लिए ढेर सारे पैसे कमाना है, इसलिए जा रहा हूं। घनसू, तो फिर कब लौटेंगे? जानकी, अब कब आएंगे ये मुझे नहीं पता, अब तू सो जा। जानकी ने धौंस जमाते हुए कहा। घनसू माँ की इस कड़ी आवाज से शांत हो गया। कुछ देर में उसने आंखें बंद कर लीं। जानकी पुरानी यादों में खो गई। अब उठिए भी, मुखिया के यहाँ काम पर नहीं जाना है क्या? जानकी ने चूल्हे पर चाय बनाते हुए कहा। इतनी ठंड है जानकी, थोड़ा और सो लेने दो, फिर दिन भर मुखिया के यहाँ गल्ले का हिसाब ही तो करना है ना। रमेश ने रजाई और उसके ऊपर ओढ़े हुए कंबल के अंदर की गर्मी के क्षेत्र में अपने सिर को भी शामिल करने के उद्देश्य से रजाई को सिर से ओढ़ लिया। जानकी उठी और धीरे धीरे अपने पेट को संभालते हुए रमेश की खटिया के पास पहुंचकर अपने दाहिने हाथ से रजाई के ऊपर पड़े कंबल को अलग कर दिया। जानकी, देखो जी, अभी आप नींद के नशे में हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। जब आप उठ जाएंगे तो मुझे ही डांटेंगे कि समय से क्यों नहीं उठाया। रमेश ने बामुश्किल सिर से रजाई हटाई। जानकी, तुम भी आराम कर लो, क्यों इतनी सुबह उठ जाती हो? वैसे भी तुम्हें आराम करना चाहिए, पता नहीं कब हमारे यहाँ हमारा लाडला आ जाए। जानकी मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या आप खाना बनाओगे? अब उठो और जल्दी से तैयार होकर मुखिया के यहाँ जाओ। रमेश रजाई अलग करके उठता है। ठीक है, वैसे भी कुछ पैसे एडवांस लेने की बात करना है।
जचकी में कुछ पैसे तो लगेंगे ही। रमेश नहाने चला जाता है और नहाते हुए गाना गुनगुनाने लगता है। प्यार हुआ इकरार हुआ। बाहर जानकी मुस्कुराकर बोली, जब चाहे जब एक ही गाना गुनगुनाते रहते हो, लगता है सिर्फ यही गाना आपको पसंद है। रमेश, हाँ, एक दिन तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा सिनेमा दिखाने के लिए। जानकी जोर से हंसने लगी और फिर बोली, अभी आपके छोटे साहब आए भी नहीं हैं और उनकी सिनेमा जाने की तैयारी भी होने लगी। मुखिया के घर से लगा हुआ उसके गल्ले का गोदाम था, जिसमें वह पूरे गांव का अनाज खरीद कर जमा करता था और समय आने पर शहर में बेच देता था। गांव से बाहर कोई भी अपना अनाज नहीं ले जा सकता था। इसका कारण न केवल मुखिया से डर था, बल्कि लोगों के पास संसाधन और ज्ञान दोनों की ही कमी थी। मुखिया तिजोरी से रुपए निकालकर देते हुए बोला, रमेश, ये लो 1000 रुपये। आज गांव का बहुत अनाज गल्ले में आने वाला है। सबका हिसाब करके बाकी रुपए अपने पास ही रखना। मैं शहर जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे आज वहीं रुकना पड़े। मैं तुमसे कल हिसाब के साथ रुपए भी ले लूँगा। रमेश, ठीक है मुखिया जी, वैसे यदि आप कहें तो शाम को ठकुराइन को रुपए दे आऊँ। मुखिया मुस्कुरा कर बोला, नहीं नहीं, तुम अपने पास ही रख लेना। ठकुराइन के पास रुपए गए तो उसमें कुछ ना कुछ कटौती तो निश्चित है। ठकुराइन गोदाम में प्रवेश करती है। सुनो जी, मुझे 50 रुपए की ज़रूरत है। रमेश से बोलकर जाइए कि सिलक में से मुझे दे देगा। मुखिया, कल ही तो 20 रुपए दिए थे और यहाँ गांव में 15-20 रुपए में लोग महीने भर घर चला लेते हैं और तुम्हारे पास रुपए ही पूरे नहीं पड़ते। ऐसा करो, जब मैं शहर से लौट आऊँगा तो फिर बात करेंगे। तुम अभी जाओ। ठकुराइन जाते जाते रमेश को ऐसे घूर गई जैसे कि उसने कुछ समय पहले ही मुखिया और रमेश की बातें सुन ली थी। मुखिया जाने लगा, तभी पीछे से रमेश बोला, मुखिया जी, घर में जानकी की कभी भी जचकी हो सकती है। कुछ रुपए मिल जाते तो अच्छा होता। मुखिया, इसके बारे में रमेश कल बात करेंगे। रमेश, जी हुजूर। तभी गांव का नाई आ जाता है। हुजूर, कुछ पैसे मिल जाते तो। नाई ने दोनों हाथ जोड़कर और कंधे झुकाकर कहा। मुखिया, किस बात के पैसे? नाई, हुजूर, आपके बाल बनाए थे उसके। मुखिया, तो अब तू मुझसे पैसे लेगा? नाई दोनों हाथ जोड़े जमीन पर बैठ गया और बोला, कुछ किराना लेना था इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरी इतनी ज़रूरत कहाँ। मुखिया, रमेश, इसे 25 पैसे दे देना, इतने में कुछ किराना तो आ ही जाएगा। नाई, हुजूर, कम से कम 1 रुपये ही दिलवा देते, पिछले 2 महीने के बकाया है। मुखिया, बहुत मुंह चलने लगा है तेरा। क्यों रमेश, कल्लन ने पिछले महीने पगार के 14 रुपये की जगह 15 रुपये ले लिए थे, तब क्या हुआ था? रमेश, मुखिया जी, बस आपकी भरी बंदूक खाली होने से बच गई थी। वैसे हुजूर, उसका कहना था कि आपने ही 15 रुपये दे दिए थे और वह रुपये उसने अपने घर ले गया। वो तो उसे तब रुपये ना गिनने की गलती समझ में आई जब आपके आदमी उसे उसके घर से आपके पास तक घसीटते हुए लाए थे। कहते कहते रमेश की आंखें भर आईं। रमेश को कल्लन की भी बात याद आ गई, जो अभी तक उस दिन पिटाई के कारण एक पैर की हड्डी के जुड़ने के इंतजार में घर की खटिया तोड़ रहा था। मुखिया, गलती तो उसी की थी ना, जो वह बिना गिने रुपए ले गया। फिर कुछ सोचकर बोला, वैसे पता करना, उसकी हड्डी जुड़ गई हो तो काम पर वापस बुला लेना, लेकिन अब उसे 13 रुपये महीने ही मिलेंगे। गलती की कुछ तो सजा मिलनी ही चाहिए। रमेश सिर झुकाकर बोला, जी मुखिया जी। मुखिया ने लकड़ी ली, जाने से पहले दीवार पर लगे आईने में देखकर अपनी मूंछ ऊपर की और तेजी से चला गया। गोदाम में दोपहर को सभी ने खाना खाया। पड़ोस में पंडित जी ने पूजा संपन्न कराई थी, जिसका प्रसाद मुखिया जी के घर और गोदाम भी भेजा गया था।
सभी कर्मचारियों के साथ साथ रमेश ने भी प्रसाद खाया और साथ ही जानकी के लिए भी कुछ प्रसाद अपने कुर्ते की जेब में रख लिया। उस दिन गांव वालों से अनाज खरीदने के बाद रमेश के पास मुखिया जी के 425 रुपये बच गए। शाम के 6 बज रहे थे। गोदाम बंद करने का समय हो चला था। रमेश ने रुपए कपड़े और जूट से बने हुए बटुए में रखे। बटुए का मुंह उससे दोनों ओर से निकली रस्सियों से बांधा और गोदाम बंद करने का निर्देश देकर घर की ओर निकलने लगा। रमेश के गोदाम से निकलते समय ठकुराइन अपने घर के आंगन में खड़ी रमेश को घूर रही थी। उसे सुबह की बात वह पुनः याद आ गई, जिसे बोलकर मुखिया ने उससे ज़्यादा रमेश पर विश्वास जताया था। रमेश ने ठकुराइन को देखा तो दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। ठकुराइन ने रमेश के हाथों में लटका हुआ बटुआ देखा तो तिरछा मुंह करके हुंकारी भरी और सिर झटकते हुए अंदर चली गई।